केमिस्ट्री विद विकास टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे टॉपिक रहेगा निबिड़ संकुलित संरचना, जिसे हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या CPS भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये समझने से पहले थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि कोई भी ठोस जो होता है, यानी ठोस का कोई भी क्रिस्टल जो होगा वो किस रूप में व्यवस्थित होता है। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा कि कण जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास में पाए जाते हैं और आपस में जुड़कर एक बड़ी संरचना बनाते हैं, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, तो होता यही है। निबिड़ संकुलित संरचना का मतलब क्या होता है कि जब अवयवी कण एक दूसरे के इतने पास में आ जाए कि इनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम रह जाए। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। तो जब वो अवयवी कण एक दूसरे के पास इतने टच में आ जाए या इतने स्पर्श करने लग जाए कि उनके मध्य का जो रिक्त स्थान है वो न्यूनतम रह जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। इंग्लिश वर्ड में आसानी से समझ में आता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज का मतलब सबसे पास में, पैक का मतलब जुड़ा हुआ, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। यानी जब कोई भी कण, अवयवी कण एक दूसरे के पास में आ जाएगा और जुड़कर एक संरचना का निर्माण कर लेगा। लेकिन उस संरचना की विशेषता क्या होगी कि उसके अंदर जो कणों के मध्य का रिक्त स्थान है वो न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। तो इसकी परिभाषा अगर हम कहें तो हम क्या कहेंगे, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जब न्यूनतम स्थिति पर स्पर्श करते हुए जुड़ते हैं तो उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम रह जाता है। उसे ही हम निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट बात, निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर कण की हम बात करते हैं। देखिए, ये कोई स्पेशल किसी ठोस के बारे में नहीं है। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे मैं नमक का भी उदाहरण ले सकता हूं। ठीक है, नमक के अंदर भी कण जो होते हैं वो निबिड़ संकुलित संरचना के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है उसके अंदर कण न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होंगे और उनके मध्य रिक्त स्थान भी न्यूनतम पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो इसके प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा है द्विविमीय और तीसरा है त्रिविमीय। कहने का मीन्स 1D, 2D एंड 3D। थोड़ा सा मैं अगर समझाना चाहूं तो 1D का मतलब होता है जिसके अंदर, देखिए याद रखिएगा, 1D का मतलब होता है जिसमें हम सिर्फ लेंथ या लंबाई देख सकते हैं। ठीक है, 2D के अंदर हम क्या करते हैं, लंबाई के अलावा हम चौड़ाई भी देख सकते हैं। ठीक है, और 3D का मतलब होता है जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1D का मतलब होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगी, 2D का मतलब लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी, लेकिन 3D का मतलब होता है जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो उन्हीं 3 बेस के आधार पर निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। कोई भी निबिड़ संकुलित संरचना या ठोस क्रिस्टल जो होता है, ठोस क्रिस्टल का निर्माण डायरेक्ट एक साथ कणों के जुड़ने से नहीं होता है। उसमें पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे मुझे कोई क्रिस्टल बनाना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उस क्रिस्टल को जब बनाऊंगा, आप लोग को पता होना चाहिए कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो 3D रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर मैं उस क्रिस्टल को बनाता हूं तो डायरेक्ट 3D रूप नहीं बनता है। ठीक है, पहला उसका एक विमीय रूप बनेगा, फिर उसका द्विविमीय रूप बनेगा और फिर उसका त्रिविमीय रूप बनेगा। तो कहने का मतलब जब मुझे कोई त्रिविमीय संरचना बनानी है क्रिस्टल की, तो मुझे इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ते रहेंगे। निबिड़ संकुलन के अगर हम बात करें स्टेप्स की तो 3 होती है। तो पहले स्टेप में हम एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाएंगे, फिर उसके द्वारा द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाएंगे और फिर उसके द्वारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाएंगे। तो इस जैसे ही हमारे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बन जाती है, वो एक क्रिस्टल ठोस बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम एक विमीय निबिड़ संकुलन की करेंगे। ठीक है, तो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है या एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक विमीय निबिड़
संकुलित संरचना या संकुलित संरचना भी लिख, संकुलित संरचना, ठीक है। इंग्लिश में लिखें तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 1D, ठीक है। तो होता क्या है कि जब अवयवी कण एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक रेखा के रूप में जुड़ते जाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये अवयवी कण है, ऐसे ऐसे बहुत सारे अवयवी कण जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जुड़ते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये जुड़ते गए तो एक लंबी श्रृंखला बन रही है इसकी, ठीक है। तो देखिए ये कैसी श्रृंखला है, एक 1D संरचना है। हमने कहा ना सिर्फ इसके अंदर लंबाई होती है, देखिए सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे 1D कहा जा रहा है। तो इसमें कण क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जुड़ते हुए लंबी संरचना का निर्माण करते जाते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना। कणों को हम गोले के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी मैं कण को अगर गोला कहता हूं तो भी वो वर्ड सही है, ठीक है। तो कण या गोले जो होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, और लंबी श्रृंखला बना रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर लेंथ है, इसीलिए इसे एक विमीय कहा जा रहा है। अब एक चीज कि जैसे ये आपस में जुड़ते जाते हैं तो इसमें क्या आता है कि प्रत्येक जो कण या गोला होता है वो दो गोलों या कणों को स्पर्श करता है। देखो, एक इसको स्पर्श कर रहा है और दूसरा इसको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक विमीय जो निविड़ संकुलित संरचना होती है उसमें प्रत्येक गोला दो कणों को या दो गोलों को स्पर्श करता है, ठीक है। अतः जितने कणों या गोलों को कण स्पर्श करेगा उसी के आधार पर हम उसकी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या निकालते हैं। उप सहसंयोजक संख्या का मतलब कि किसी भी संरचना के अंदर कणों के द्वारा कितने अन्य कणों को स्पर्श किया जा रहा है, उसके आधार पर उसकी समन्वय संख्या निकाली जाती है। समन्वय संख्या को उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। तो देखिए कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, दो कणों को, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या दो होगी, ठीक है। इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में जो संरचना बनती है उसकी उप सहसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सिंपल सा है, याद रखना भी आसान है, सिर्फ हमें इतना देखना है कि कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना बना ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना की, ठीक है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना, ठीक है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D। अब होगा क्या कि द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना का निर्माण एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना से होता है। कि जैसे हमने एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना बना ली, अब एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना पर, ये हमारी एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना, इस पर हम दूसरी एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। यानी इसके ऊपर का ऊपर रखते जाते हैं इस तरीके से। तो जैसे ही हम रखते जाएंगे तो आप लोग देखिएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है अब कि ये द्विविमीय संरचना में बदल गई। क्यों? क्योंकि देखिए दो इसकी स्थितियां पता चल रही है, लंबाई भी पता चल रही है, चौड़ाई भी पता चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम दो स्थितियों को हम जान पा रहे हैं, इस कारण से इसे द्विविमीय कहा जा रहा है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना की परिभाषा क्या होती है कि जब एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना पर दूसरी अन्य एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना व्यवस्थित होती रहती है तो द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना का निर्माण होता है। हमने एक विमीय बनाई थी, उसी एक विमीय पर दूसरी एक विमीय को व्यवस्थित करते गए, देखिए लगातार व्यवस्थित करते गए तो हमारे द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना बन गई। अब द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना जो होती है वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है। अभी हमने पढ़ा था दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो हमारी होती है कौन सी? वर्ग निविड़ संकुलित संरचना, ठीक है। पहली कौन सी होगी? वर्ग निविड़ संकुलित संरचना।
पहली हो जाएगी वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है। और दूसरी जो होगी हमारे वो होगी षटकोणीय वर्ग निबिड़ षटकोणीय संकुलित संरचना, ठीक है। तो दो तरह की हमारे संरचनाएं होती हैं, वर्ग निबिड़ होती है और एक होती है षटकोणीय, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में क्या होता है कि जब एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना एक के ऊपर एक जुड़ती रहती है तो एक वर्ग का निर्माण होता है। अब होता कैसे है रियल में है कि जैसे ही मैंने एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना ली, ये निबिड़ संकुलित संरचना ली, ठीक है, उसी के ऊपर मैं दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना को व्यवस्थित कर दूंगा, जस्ट इसके ऊपर कर दिया, ठीक है। और इस तरह से मैं इसके एक के ऊपर एक व्यवस्थित करता रहूंगा। एक चीज याद रखनी है कि इनके जो केंद्र है वो एक सीधी रेखा में होने चाहिए। ये देखिए इन सब के केंद्र जो है वो एक सीधी रेखा, ठीक है। तो वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कैसे बनती है कि जब एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना के ऊपर दूसरी वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, जस्ट ऊपर हमें करना, ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है तो हमारे वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। अब इसे वर्ग निबिड़ क्यों कहा गया? इसका जवाब यह है कि जब हम किसी बीच वाले गोले या कण को लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो गोला या कण जो होता है वो चार कणों को स्पर्श करता है। देखिए पहला इस कण को स्पर्श कर रहा है, दूसरा इस कण को, तीसरा इस कण को और चौथा इस कण को। देखिए चार कणों के अलावा पांचवें किसी कण से ये स्पर्श नहीं कर रहा है। जब इन कणों के केंद्र बिंदु को आपस में मिला दिया जाता है तो देखिए एक वर्ग बना, ठीक है। और इसी वर्ग के निर्माण के कारण इसे वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। सिंपल सा है, वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना क्या होती है कि जब एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना के ऊपर दूसरी वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि इनके केंद्र एक सीधी रेखा में रहें तो हम कहते हैं वो वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना होती है। अब इसके अंदर जो गोले या कण को लिया जाता है वो गोला या कण जो होता है वो चार कणों को स्पर्श करता है और जब इनके केंद्र को मिला दिया जाता है तो ये केंद्र आपस में मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसी कारण से इसे वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक दूसरा नाम भी, इसे ए प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। व्यवस्था ए प्रकार क्यों कह रहा हूं? देखो अगर मैं पहली व्यवस्था को ए मानता हूं तो दूसरी व्यवस्था भी पहली के समान है और तीसरी व्यवस्था भी दूसरी या पहली के समान है, तो तीनों की व्यवस्था एक जैसी है, इसीलिए इसे ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप लोग को याद रह जाएगा। अब बात आती है इसकी समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या की या उप सहसंयोजन संख्या की। तो बताइए उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या इसकी कितनी होगी? तो हमने कहा समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें क्या ये देखना है कि एक कण से या गोले से कितने कण या गोले स्पर्श कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर चार कण या गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसके लिए इसकी समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। बहुत आसान है इसको जानना, तो हमने समन्वय संख्या भी देख ली। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि ये कितना आयतन घेरता है, कि इसके अंदर जो कण होते हैं इस प्रकार से अगर कोई क्रिस्टल बनता है तो इस प्रकार से बने हुए क्रिस्टल के अंदर कणों के द्वारा कितनी जगह घेरी गई और इसके अंदर देखिए बीच में रिक्त स्थान भी तो रह रहा है और कितनी जगह खाली रही। तो हम कहते हैं कि इस प्रकार की निबिड़ संकुलित संरचना में कणों के द्वारा कितना आयतन घेरा जाता है? कणों के द्वारा घेरा गया आयतन ये होता है 56%। यानी इस प्रकार की अगर हम संरचना बनाते हैं तो कण जो है वो 56% स्थान घेरेंगे और 44% जो है उसमें स्थान रिक्त रहेगा। तो कितना स्थान रिक्त रहता है? 44%, ठीक है।
सिंपल सा है, आप लोग को याद रह जाएगा। तो घेरे गया आयतन कितना होगा कणों के द्वारा 56% और रिक्त स्थान कितना हो जाएगा हमारे 44%। नेक्स्ट हम बात करते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना की। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना थोड़ी सी अलग होती है। तो सेकंड हमारा क्या रहेगा द्विविमीय के अंदर, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इसको हेक्सागोनल भी कहते हैं, हेक्सागोनल। ठीक है, क्लोज पैकिंग। इसका शॉर्ट नेम याद रखना, HCP कहते हैं इसको। ठीक है, याद रह जाएगा। अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन कैसे बनता है, क्योंकि हमें पता है कि ये भी एक द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है, ये भी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना से बनती है। लेकिन किस तरह से बनती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना व्यवस्थित होती है। अब जब दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना व्यवस्थित होगी तो वो कहां होगी, इसके गर्त में। गर्त का मतलब जो ये गहराई वाला स्थान है, ये वाला, वहां पर वो दूसरी एक विमीय संरचना व्यवस्थित होगी। तो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होगी, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए इसके गर्त में हो रही है। अब तीसरी इसके ऊपर जो एक विमीय संरचना आएगी वो पहली के समान आएगी, जैसी पहली संरचना थी वैसी की वैसी आएगी। तो ये देखिए, ठीक है, और वापस जो नेक्स्ट आएगी वो कहां आएगी, इसके गर्त में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये संरचना व्यवस्थित होती है। तो हम कह सकते हैं कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता क्या है, तो हम इसके अंदर कहते हैं कि जब एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में, वनडी संरचना में, जब दूसरी वनडी संरचना या एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना आती है तो वो उसके गर्त वाले स्थान पर, गर्त मतलब गहराई वाले स्थान पर आकर व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, और ये व्यवस्था इसी तरह से चलती रहती है और ये कण आपस में जुड़कर एक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि देखिए जो पहली वाली एक विमीय संरचना है वो तीसरी वाली के समान हो रही है। ठीक है, और दूसरी वाली इस चौथी वाले के समान है। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसे ए मानता हूं तो क्या ये बी, ये इसके वाली जो संरचना है क्या इसके समान है, नहीं, तो इसे बी मानना पड़ेगा। अब देखिए ये संरचना और ये संरचना एक दूसरे के समान है तो इसे वापस ए मानूंगा, और ये संरचना आपस में समान है तो इसे बी मानूंगा। तो इस कारण से इसे मैं ए बी प्रकार की व्यवस्था भी कहता हूं, व्यवस्था भी कहता हूं कि कण जो होते हैं वो इस तरह ए बी रूप में भी व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हमने इसे षटकोणीय कहा, अब ये जान लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर जब हम किसी एक कण को लेते हैं तो वो एक कण 6 कणों से स्पर्श करता है। तो ये देखिए एक कण जो है पहला इस कण से व्यवस्थित 2 3 4 5 और 6। देखिए एक कण 6 कणों से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब इनके केंद्र बिंदु को अगर मैं आपस में मिला दूं, जैसे कि देखिए ये मैंने मिलाया, तो एक संरचना कैसी बन रही है, षटकोणीय। ठीक है, तो इसका नाम षटकोणीय क्यों रखा गया कि जब इस तरह की कणों की व्यवस्था की जाती है और किसी एक अवयवी कण या गोले को देखा जाता है तो वो कण या गोला जो होता है वो 6 कणों से स्पर्श किए हुए रहता है, और जब उन 6 कणों के केंद्र बिंदु को आपस में मिला दिया जाता है तो हमें एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है जो हमें यहाँ पर दिख रही है। तो इसके आधार पर हम समन्वय संख्या भी निकाल सकते हैं। तो बताइए समन्वय संख्या कितनी होगी इसकी, समन्वय संख्या कह लीजिए या उपसंयोजक संख्या कह लीजिए, कितनी होगी इसके अंदर 6। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। तो आप लोगों को पता चला कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता क्या है। तो हम क्या कहते हैं कि जब एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना पर दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि दूसरी पहली संरचना के गर्त में व्यवस्थित हो जाए, और इसी तरह से जब आगे से आगे इस संरचना को बढ़ाया जाता है तो हमें षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। इसे षटकोणीय इसलिए कहा जाता है
क्योंकि जब इसके एक कण या गोले को लिया जाता है तो वो कण या गोला 6 कणों या गोले को स्पर्श करता है। ठीक है, और जब इन कणों या गोलों के केंद्र बिंदु को आपस में मिला दिया जाता है तो हमें एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इसी कारण से हम इसे क्या कह रहे हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब इसमें समन्वय संख्या तो 10 अभी भी कहा है मैंने कि समन्वय संख्या जब भी प्राप्त करनी हो हमें स्पर्श करने वाले कणों की बात करनी है। तो स्पर्श 6 कण कर रहे हैं, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अब बात करते हैं इसकी कि कणों के द्वारा कितना स्थान घेरा गया, यानी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। तो मैं कहूं कणों के द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा। तो देखिए एक छोटा सा मैं कंपेयर करता हूं। अभी हमने पढ़ा था कि षटकोणीय संरचना से पहले जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कण जो होते हैं वो 4 कणों से घिरे होते हैं। ठीक है, इस कारण से वहां पे वर्ग का निर्माण होता है और वहां पर जो कणों के द्वारा घेरा गया स्थान है वो 56% होता है। अब वहां पर देखिए जगह ज्यादा खाली रह रही थी, रिक्त स्थान ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कण पर दूसरा कण व्यवस्थित था, परंतु यहां पर ऐसा है नहीं, यहां पर गर्त में व्यवस्थित है और गर्त में व्यवस्थित होने के कारण इसमें रिक्त स्थान कम हो जाएगा। तो इसमें कणों के द्वारा घेरा गया आयतन बढ़ जाता है और इसमें जो आयतन होता है वो होता है 64%। ठीक है, तो अब रिक्त स्थान कितना रहेगा, इसमें रिक्त स्थान बताइए कितना रहेगा, 36%। तो इसमें कणों के द्वारा घेरा गया आयतन 64% होता है, रिक्त स्थान होता है 36%। तो ज्यादातर जितने भी हमारे क्रिस्टल होते हैं वो इसी तरह की निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना की। ठीक है, तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना किससे बनेगी, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना से। तो देखिए हमने एक विमीय से द्विविमीय का निर्माण किया, अब द्विविमीय से करेंगे त्रिविमीय का निर्माण। ठीक है, तो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि त्रिविमीय बनता कैसे है। तो द्विविमीय से बनता है, हम ये तो पता लगा ही चुके हैं, लेकिन इसके अंदर संरचना किस तरह से दिखती है। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में हम ये कहते हैं कि द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, यानी जब हम द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना पर अन्य द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना को व्यवस्थित करते रहे तो हमें एक 3D संरचना प्राप्त हो जाएगी। देखिए मैं एक क्यूब से आपको समझाता हूं, ये जैसे ये क्यूब है। ठीक है, अब ये कैसी संरचना है, 3D संरचना है। लेकिन क्या ये पहले भी 3D थी? नहीं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने एक विमीय पढ़ा था। एक विमीय में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कणों को एक के पास में एक और दूसरे पास में व्यवस्थित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कणों की व्यवस्था कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, तो हम कह रहे हैं एक विमीय है ये। अब हमने क्या किया था, इन्हीं कणों के ऊपर एक विमीय संरचना के ऊपर दूसरी एक विमीय संरचना को व्यवस्थित किया था। तो देखिए हमने एक विमीय संरचना को व्यवस्थित किया और उसके के ऊपर दूसरी एक विमीय संरचना को व्यवस्थित किया। तो देखिए ये करते रहे तो हमें क्या प्राप्त हुई, एक द्विविमीय संरचना प्राप्त हुई। अब हम क्या कर रहे हैं, द्विविमीय संरचना पर दूसरी द्विविमीय संरचना को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो जैसे ये पूरी एक द्विविमीय संरचना है, ऐसी की ऐसी मैंने एक और संरचना ली। देखिए ये द्विविमीय संरचना होगी पूरी की पूरी, जो मैं पोर्शन हिला रहा हूं। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैं दूसरी द्विविमीय संरचना को व्यवस्थित कर देता हूं और उसी के ऊपर मैंने एक और द्विविमीय संरचना को व्यवस्थित कर दिया। तो जैसे ही मैं ये संरचना व्यवस्थित करता गया तो मुझे एक 3D संरचना प्राप्त हो गई। ठीक है, अगर मैं द्विविमीय पर दूसरी द्विविमीय संरचना व्यवस्थित नहीं करता तो मुझे 3D संरचना प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो अगर मुझे त्रिविमीय संरचना या 3D संरचना प्राप्त करनी है तो मुझे द्विविमीय संरचना पर एक संरचना पर दूसरी संरचना और दूसरी पर तीसरी संरचना को लगातार व्यवस्थित करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं एक 3D संरचना को प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है, तो कण भी इसी तरीके से 3D संरचना बनाते हैं। अब कणों की बात कर रहे हैं तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना जो होती है वो हमारे 2 तरीके से होती है। पहला जो है, हमने द्विविमीय संरचना भी 2 प्रकार की पढ़ी थी। एक पढ़ी थी वर्ग निबिड़ और दूसरी पढ़ी थी हमने षटकोणीय। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना जो बनेगी वो 2 तरह से बनती है। एक तो बनती है वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से 3D संरचना और एक बनती है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना से 3D संरचना।
तो पहली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना द्वारा त्रिविमीय संरचना का निर्माण। तो वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना के द्वारा अब हमें त्रिविमीय संकुलित संरचना बनानी है। किस तरह से बनाएंगे? तो देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना जब हमने बनाई थी तो उसमें एक कण एक विमीय संरचना पर ही दूसरी एक विमीय संरचना व्यवस्थित, ठीक है, यानी कणों की व्यवस्था एक के ऊपर एक थी, ठीक है, यानी उनके केंद्र बिंदु जो है वो आपस में एक सीधी रेखा के द्वारा जुड़ रहे थे, जैसा कि इस क्यूब में भी हो रहा है, ठीक है। इसमें एक कण पर दूसरा कण और दूसरे पर तीसरा कण एक सीरीज में ही व्यवस्थित है। तो यही व्यवस्था हमारे वर्ग निबिड़ में पाई जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ग निबिड़ ले रहे हैं, जैसे मैं जो रोटेट करवा रहा हूं उसको मैं एक वर्ग निबिड़ मान लेता हूं। अब इसी के ऊपर मैंने दूसरा वर्ग निबिड़ व्यवस्थित कर दिया और उसी के ऊपर तीसरा व्यवस्थित कर दिया। तो जब मैं एक द्विविमीय एक वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना पर दूसरी वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना को और उसके ऊपर अगली वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना को इस प्रकार से व्यवस्थित करता हूं कि उसके केंद्र बिंदु आपस में एक सीधी रेखा के द्वारा जुड़े। इनके केंद्र बिंदु अगर मैं आपस में जोड़ता हूं तो एक सीधी रेखा के द्वारा जुड़ेंगे। अब वो एक 3D डायग्राम होता है, ठीक है, तो मैं इसे बोर्ड पे शो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसके साथ में एक एनिमेटेड वीडियो भी डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो आप लोग को बेसिकली वैसे तो पता चल गया होगा कि एक द्विविमीय एक वर्ग निबिड़ द्विविमीय संरचना है और उसी के ऊपर मैंने दूसरी वर्ग निबिड़ और उसके ऊपर तीसरी वर्ग निबिड़ संरचना स्थापित की। तो जैसे मैं यहां पर स्थापित कर रहा हूं तो मुझे एक 3D संरचना प्राप्त हो रही, ठीक है। अब देखिए, हमें संरचना प्राप्त हो गई। हमने कह दिया कि वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना के द्वारा त्रिविमीय संरचना का निर्माण हमने कर लिया। लेकिन इस प्रकार की संरचना में एक कण कितने कणों से स्पर्श कर रहा होगा यह भी जानना जरूरी है। तो देखिए, थोड़ा सा आप लोग इमेज कीजिए कि जब कोई कण हम ले रहे हैं, किनारे का कण होना नहीं चाहिए, वो मध्य का कण होना चाहिए। तो मध्य का कण हम जब लेते हैं, ठीक है, तो वो कण जो होता है, जैसे मैं कोई इसके मध्य का कण लूंगा, ठीक है, तो वो मध्य का कण एक कण, तो जैसे ये क्यूब है उसके अंदर बीच का वाला कण ले रहा हूं, ठीक है, तो बीच वाला कण एक कण तो ऊपर से जुड़ा हुआ रहेगा, एक नीचे से, ठीक है, एक तो ऊपर से जुड़ा हुआ रहेगा, एक नीचे से, और चार जो कण होंगे उसके चारों तरफ जुड़े हुए रहेंगे। इस तरह से कुछ रहेगा। चार कण तो उसके चारों तरफ इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे और एक कण उसके सिर पर या ऊपर की ओर जुड़ा हुआ रहेगा और एक कण उसके नीचे की ओर जुड़ा हुआ रहेगा। तो कुल मिलाकर उसके अंदर 6 कण स्पर्श किए हुए रहते हैं। कितने कण स्पर्श किए हुए रहते हैं? 6 कण, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें 6 कण स्पर्श किए हुए रहते हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या भी कितनी हो गई? 6। समन्वय संख्या कितनी हो गई इसकी? 6। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो समन्वय संख्या हमने निकाल ली। अब ये पता लगाना कि देखिए, हमने त्रिविमीय संरचना तो बना ली, लेकिन ये त्रिविमीय संरचना किस तरह की होती है? ये सरल प्रकार की होती है या फिर फलक केंद्रीय गणीय संरचना होती है? तो ये जो संरचना बनती है त्रिविमीय, ठीक है, ये सबसे सरल प्रकार की संरचना होती है। सरल प्रकार का मतलब जो हम सरल गणीय संरचना बनाते हैं या सरल एकक कोष्ठिका वाली संरचना बनाते हैं, ये वाली, वो संरचना हमारे वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से ही बनती है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो सरल प्रकार की सरल गणीय संरचना जो होती है, सरल गणीय संरचना वाले जितने भी क्रिस्टल होते हैं उनका निर्माण किससे होता है? वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना के द्वारा। किसके द्वारा होगा? वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना के द्वारा। और परसेंटेज उसके अंदर घेरे हुए कणों का आयतन उतना ही रहेगा, 56% रहेगा, क्योंकि हम वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना ले रहे हैं। तो उसको कितना भी एक के ऊपर एक व्यवस्थित कर दो, उसके अंदर कणों के द्वारा घेरा गया स्थान 56% रहता है, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, आप लोग को याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद में वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना के बाद में जो हमारा आता है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना के द्वारा
त्रिविमीय संरचना का निर्माण। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन के द्वारा त्रिविमीय संकुलित संरचना का निर्माण। तो देखिए अब इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना ले रहे हैं। ठीक है, अब षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना जब लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर जो कणों की व्यवस्था होती है उसमें कण जो होते हैं वो गर्त में स्थित होते हैं। ठीक है, ये कण गर्त में स्थित है, इस कारण से इनमें रिक्त स्थान कम पाया जाता है। तो जब मैं एक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना पर दूसरी षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना को इस प्रकार से व्यवस्थित करूं कि वो उसके गर्त में, यानी जो इसका रिक्त स्थान है उस पर वो आए कण, अगर कण उसके अंदर आ जाते हैं तो हमारे वो त्रिविमीय संरचना बनना प्रारंभ हो जाती है। तो मैंने क्या किया कि ये पहली स्थिति है या पहली परत है, उस पर मैं दूसरी षटकोणीय संरचना ला रहा हूं। जैसे मैं दूसरी षटकोणीय संरचना लाऊंगा तो मुझे वो षटकोणीय संरचना जो है वो इसके जो गर्त है वो उसके ऊपर व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है, आपको इसके अंदर समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक ही कलर से लिखा जा रहा है तो इसमें कंफ्यूजन रह जाता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसका एक 3D वीडियो आपको बता दूंगा, ताकि इसी के साथ डाल दूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि रियल में ये हो कैसे रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देते रहे, इसको एक बार समझ लोगे और जब उस वीडियो को इसके साथ देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या इसमें। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि मैंने एक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना ली, एक द्विविमीय संरचना होती है ये, अब उसके ऊपर दूसरी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना व्यवस्थित की। लेकिन किस तरह से व्यवस्थित करनी है मुझे, उसकी गर्त में, यानी जो उसकी गर्त वाला स्थान है, जो गहराई वाला स्थान रहता है, ये वाला गर्त, वहां पर व्यवस्थित करना है कणों। ठीक है, व्यवस्थित कर दिया। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे एक डिब्बे के अंदर हम लड्डू को बिछाएं, एक लड्डू की मैंने परत बिछाई, अब उसके ऊपर एक परत बिछाने के बाद में अगर वापस लड्डू को मुझे बिछाना है तो मैं उसकी जो गहराई है वहां बिछाऊंगा या एक लड्डू के ऊपर एक रखूंगा। अगर मैं एक लड्डू के ऊपर एक रखता हूं तो उस डिब्बे के अंदर कम लड्डू आएंगे, लेकिन उस गहराई के अंदर रखता हूं, दो लड्डुओं के बीच में जो जगह खाली है वहां पे, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे लड्डू ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर करना है, एक परत बिछा दी, उसकी जो गर्त वाली जगह है वहां पे मुझे दूसरी परत बिछानी। तो इस तरह से मेरे क्या होगा कि षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनना प्रारंभ हो जाएगी। अब होता क्या कि जब दो परत बिछा दी जाती है तो वहां पर दो तरह के रिक्त स्थान प्राप्त होते हैं। एक तो होता है चतुष्फलकीय, रिक्त स्थान को रिक्ति कहते हैं, वॉइड्स। ठीक है, और दूसरा होता है अष्टफलकीय, रिक्ति। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दो तरह के रिक्त स्थान उसमें रह जाते हैं। देखिए हम लड्डू को रखेंगे एक परत पर, दूसरे लड्डू को हमने रखा दूसरी परत पर, तो भी उसके अंदर कुछ जगह तो खाली रहेगी। ठीक है, अब जो जगह खाली रह रही है वो भी दो तरह की है। रिक्त स्थान को हम रिक्ति वर्ड से कहेंगे। तो रिक्त स्थान या रिक्ति जो खाली रह रही है वो कितने तरह की है, दो तरह की, एक है चतुष्फलकीय और एक है अष्टफलकीय। तो चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है, जैसे मेरा ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद में यही टॉपिक आने वाला है तो उस समय में इसको डिटेल से समझाऊंगा। अभी ये समझ लीजिए कि चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब जब एक परत पर दूसरी परत आ रही है तो उन दोनों परतों के मध्य एक चतुष्फलकीय संरचना बन रही है। और अष्टफलकीय रिक्ति का मतलब कि जब एक परत पर दूसरी परत आ रही है तो उनके रिक्त स्थानों की, जहां पर वो रिक्त स्थान है वहां पर एक अष्टफलकीय संरचना बन रही है। तो हम कहते हैं कि जब एक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना पर दूसरी षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना को व्यवस्थित करते हैं तो उसमें दो तरह के रिक्त स्थान आ जाते हैं। पहला जो रिक्त स्थान आएगा वो होगा चतुष्फलकीय और दूसरा जो होगा वो अष्टफलकीय। अब एक चीज समझिए, अगर चतुष्फलकीय रिक्त स्थानों को हम ढक देते हैं, क्योंकि हमने दो परतें बिछा ली तो हमारे चतुष्फलकीय रिक्त स्थान आ गया। अब मैं जब तीसरी परत उस पर डालूंगा
और बाई चांस मैंने उसी जगह पे डाला जहां पर चतुष्फलकीय रिक्तियां है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति बंद हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब चतुष्फलकीय रिक्ति वाले स्थान पर मैं तीसरी परत को बिछा देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि एक षटकोणीय संरचना बनती है। ठीक है, हम कह सकते हैं एक षटकोणीय घन का निर्माण होता है। तो मैं अगर कहूं तो षटकोण का निर्माण कुछ ऐसा होता है। ये देखो षटकोणीय संरचना है। अब इसी के देखिए, मैं इसको पहले इस तरह समझाता हूं। ये कण है, एक कण देखिए, एक कण जो है वो 6 कणों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली स्थिति। ये स्थिति और ये स्थिति सेम होती है। अब उसी के ऊपर दूसरी स्थिति आती है जिसमें कण जो होता है उस पर व्यवस्थित हो जाता है। ये दूसरी स्थिति, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये बना दिया। ठीक है, ये मेरी दूसरी स्थिति यानी दूसरी परत। ये पहली परत है, ये दूसरी परत, और तीसरी परत देखिए पहली परत की जैसी ही, इसलिए वापस इसको 1 लिखता हूं। ठीक है, तो तीसरी परत कैसी है? जैसी पहली परत है। ठीक है, तो देखिए पहली परत पर जब मैंने दूसरी परत बिछाई, ठीक है, तो इससे किस प्रकार के हमारे निवेशन को, किस प्रकार की रिक्ति का निर्माण हुआ? चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई। अब मैं चतुष्फलकीय को रिक्ति को ढकते हुए अगर तीसरी परत उसके ऊपर बिछाता हूं, तो वो तीसरी परत जो होगी वो पहली परत के समान ही व्यवस्थित होगी। यानी जैसे पहली परत में जो कण व्यवस्थित है, वैसे ही तीसरी परत में भी वो कण व्यवस्थित होंगी। ये तीसरी परत के कण। ठीक है, यानी संरचना के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहली संरचना ए है, तो दूसरी बी है, और तीसरी वापस से ए है। तो ये ए बी प्रकार की संरचना हमें प्राप्त हो रही है। ये हमें पता होना चाहिए। अब ये षटकोणीय घनीय संरचना है। कैसे? देखिए घन बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर एक षटकोणीय घनीय संरचना बन रही है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्रकार की षटकोणीय घनीय संरचना वाले क्रिस्टल होते हैं, उन सबका निर्माण इसी प्रकार से होता है। ठीक है, हमें समझ में आ जाएगा कि षटकोणीय घनीय संरचना वाले जितने भी होते हैं, उन सब के अंदर जो निर्माण होता है क्रिस्टल का, वो इसी त्रिविमीय संरचनाओं के द्वारा होता है, या मेथड यही रहता है। इसी के द्वारा हम षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, या फिर हम कह सकते हैं षटकोणीय जो घनीय संरचना होती है क्रिस्टल वाली, उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि जो कण है उसके अंदर हमने कहा था कि 2 प्रकार की रिक्तियां होगी। जब मैं एक परत पर दूसरी परत को बिछा दूंगा तो 2 प्रकार की रिक्तियां होगी। ठीक है, एक तो होगी चतुष्फलकीय और एक होगी अष्टफलकीय। जब मैंने चतुष्फलकीय रिक्ति को ढक दिया तीसरी परत से, तो मुझे कैसी स्थिति प्राप्त हुई? एक षटकोणीय। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसमें जो तीसरी परत है, वो तीसरी परत किसी अलग तरह से इसमें व्यवस्थित करूं, ठीक है, अलग तरह से का मतलब कि तीसरी परत जब व्यवस्थित कर रहा हूं, तो उस समय जो उसके अंदर अष्टफलकीय रिक्तियां है या अष्टफलकीय जो रिक्त स्थान है, सिर्फ वही ढके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो संरचना बनती है वो फलक केंद्रीय घनीय संरचना बनती है। मैं कह रहा हूं कि फलक केंद्रीय घनीय संरचना का निर्माण जो होता है, जिसमें हम कहते हैं फेस पर भी कण पाए जाते हैं, जितने भी 6 फेस होते हैं उन फेस पे भी कण पाए जाते हैं, वो घनीय संरचना जो है वो किस कारण से बनेगी? तो हम कहते हैं कि जब हम एक परत पर दूसरी परत को व्यवस्थित कर देते हैं। कैसी परतें हैं? ये षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना की परतें पर व्यवस्थित कर देते हैं, तो हमें 2 प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती है, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। जब हम अष्टफलकीय रिक्ति को ढक देते हैं, जब हम चतुष्फलकीय को ढकते हैं, तो हमें षटकोणीय घनीय संरचना प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम अष्टफलकीय को ढक देते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति को ढक देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक फलक केंद्रीय घनीय संरचना प्राप्त होती है।
तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि फलक केंद्रीय घनीय संरचना का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम कहेंगे फलक केंद्रीय घनीय संरचना का निर्माण करने के लिए हमें षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना की आवश्यकता होती है, और जब एक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना पर दूसरी षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना को व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उनके मध्य में दो प्रकार की रिक्तियां आ जाती है। पहली अष्टफल की रिक्तियां, दूसरी चतुष्फल की रिक्तियां। अगर हम उसकी अष्टफल की रिक्तियों को ढक देते हैं तो हमें एक संरचना प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक, यानी फलक केंद्रीय घनीय संरचना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये घनीय संरचना बन जाती है।